Okay, hello and welcome all of you. A very warm welcome to all of you into Sumit Sir's CSAT classes, Reasoning by Sumit Sharan sir. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आपके अपने सुमित सर का यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है एंड इसमें जो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि सर आपका यूट्यूब चैनल कब आ रहा है, फाइनली द वेट हैज़ बीन ओवर। आप सभी के लिए मैं अपना यूट्यूब चैनल लेकर आ चुका हूँ और इसमें आपको सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जिसमें आज आज का डे हमारा ऑलरेडी बहुत स्पेशल डे है। आज फर्स्ट वीडियो मैं अपने चैनल पे सीसैट के डिस्कशन के साथ ही शुरू कर रहा हूँ। आज ही यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है और इसमें सीसैट के अगर हम पेपर की बात करें तो सीसैट का पेपर क्वाइट इंटरेस्टिंग था। सो काफ़ी अच्छा पेपर सेट हुआ था। रीजनिंग तो क्वाइट इजी था, डुएबल था। एंड अगर पैसेजेस की बात करें तो पैसेज थोड़े इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। एंड अगर रेस्ट पार्ट की बात करें तो हम एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड का पार्ट जो था इसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। लाइक 2022, 23 एंड 24 में जिन लोगों ने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ऑलमोस्ट उसी लेवल के क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न हमारे आज के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में हमें देखने को मिला। ओके, सो मैं कंप्लीट वीडियो डिस्कशन करूंगा। हम लोग आंसर की एंड कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में। आज के यूपीएससी प्रीलिम्स सीसैट के क्वेश्चन पेपर को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये मैथ्स और रीजनिंग का डिस्कशन होगा, जिसमें ये पार्ट वन रीजनिंग का वीडियो होगा एंड इसके जस्ट बाद मैं सेकेंड पार्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें एप्टीट्यूड के हर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड शुरू करते हैं चलिए आज के सेशन को। सो अगर हम एनालिसिस करें पेपर्स की तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स जो आज का पेपर हुआ है इसमें अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कितने थे? ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से थे। रीजनिंग से 15 क्वेश्चन थे और कॉम्प्रहेंशन आरसीज से 29 क्वेश्चन थे। तो आरसीज का रेशियो तो ठीक है, वन थर्ड ऑलमोस्ट रखा गया। लेकिन हम हर बार की तरह इस बार भी देख रहे हैं कि रीजनिंग और मैथ्स का जो सेक्शन है, रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईयर बाय ईयर कम होते जा रहे हैं और इसका पार्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को इंक्रीज करके फिलअप किया जा रहा है। ओके, सो हम समझ पा रहे हैं कि सीसैट क्वालिफाई करने के लिए आरसीज तो अपने जगह पे वैसे के वैसे ही हैं, ऑलमोस्ट वन थर्ड पार्ट आरसीज से आ रहे हैं। लेकिन बाकी टू थर्ड पार्ट में रीजनिंग के पार्ट को थोड़ा कम किया जा रहा है एंड ईयर बाय ईयर एप्टीट्यूड के पार्ट्स को इंक्रीज किया जा रहा है। सो हम समझ पा रहे हैं कि एप्टीट्यूड सीसैट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आगे भी कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड अगर इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज अगर हम इन डिटेल डिस्कस करें, तो ये मेरा सब्जेक्ट वाइज ऑब्जर्वेशन है कि एप्टीट्यूड से चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। सी, एप्टीट्यूड से चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं अगर आप यहाँ पे देखो, सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बस एक क्वेश्चन आया है इस बार। नंबर सिस्टम से हर बार की तरह इस बार भी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अकेले 25 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम चैप्टर से आए हैं। सो हर बार की तरह जैसा कि मैं ऑलवेज आप लोगों को बोलता हूँ कि मैथ्स में जितने क्वेश्चंस आएंगे, अकेले 40 से 45% क्वेश्चन बस नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं ईच एंड एवरी ईयर। और इस साल भी यही पैटर्न देखने को मिला है यूपीएससी सीसैट में। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इस बार भी नंबर सिस्टम हर बार की तरह इंपॉर्टेंट था और 25 क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर से पूछे गए हैं। Out of 80 questions in CSAT, you are getting 25 questions from a single chapter, number system. So हर बार की तरह ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड के लिए, सीसैट के लिए, हमें पता है ऑलरेडी। परसेंटेज से दो क्वेश्चन थे, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से दो क्वेश्चन थे, एवरेज से तीन क्वेश्चन थे इस बार। एवरेज से भी अच्छे खासे क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, तीन क्वेश्चन एवरेज से थे। रेस से एक क्वेश्चन था, पाइप्स एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन था। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि पाइप्स एंड सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं अगर हम पास्ट ईयर्स के एग्जाम्पल्स की बात करें, बट पाइप्स एंड सिस्टम से इस बार क्वेश्चन दिया गया है एक क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया है ऑलमोस्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि पैटर्न लगभग हर बार की तरह इस बार भी सेम है। कोई बहुत ज़्यादा मैथ्स में फ्लक्चुएट नहीं किया पैटर्न, लेकिन नंबर सिस्टम से ऑलवेज हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 25 क्वेश्चन इस बार, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए हैं। ओके, सो ये इकलौता मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है इस पे। ओके, सो ये एप्टीट्यूड का चैप्टर डिवीजन था। इसके बाद अगर हम रीजनिंग के चैप्टर डिवीजन की बात करें, तो रीजनिंग में अगर आप यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे कैलेंडर से
कैलेंडर से हमारा एक क्वेश्चन। रीजनिंग में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस इवन है, इक्वली है। हर बार की तरह एक या दो क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछे गए हैं बैलेंस वे में। तो कैलेंडर से एक क्वेश्चन, क्यूब से एक क्वेश्चन, ओके, नंबर पजल से एक क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज से एक क्वेश्चन, नंबर सीरीज के दो क्वेश्चन थे इस बार, अर्थमेटिक ऑपरेशंस का एक क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया, ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन हैं इस बार, कोडिंग डिकोडिंग से तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। सबसे ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से। डायरेक्शन डिस्टेंस से एक क्वेश्चन एंड इनइक्वालिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया। ओके, सो देखो रीजनिंग में ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बहुत ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं है और रीजनिंग बहुत डुएबल था, काफ़ी इजी ही पूछा गया था। तो आज का ये जो वीडियो है पार्ट 1, इसमें हम रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे। रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस विद आंसर की एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें एप्टीट्यूड के हर एक क्वेश्चन को मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन। शुरू करते हैं, चलिए। रीजनिंग बाय सुमित शरण सर। चलिए, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट कम्स एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, व्हाट कम्स एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें ये बताना है कि इस सीक्वेंस में एक्स और वाई के प्लेस पे क्या आएगा। ओके, एक्स और वाई के प्लेस पे क्या आएगा हमें ये बताना है। सो इफ यू डू द नंबरिंग और इफ यू डू द गैप्स, तो यहाँ पे हमें जनवरी से जनवरी के बीच में गैप कितने का मिलेगा, 0 का। उसके बाद अगर आप देखें जनवरी टू दिसंबर, देखो जनवरी से दिसंबर का गैप कितना मिलेगा, -1। दिसंबर टू अक्टूबर अगर आप जाओगे तो गैप कितने का मिलेगा, -2 का। सिमिलरली अक्टूबर से अगर हम आगे जाएंगे तो हमें -3 का गैप करना है। तो अक्टूबर -3 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जुलाई मिलेगा। ओके, आपको यहाँ पे जुलाई मिल जाएगा, करेक्ट। सो अब यहाँ से x से अगर आप आगे जाएं, अगर आप x से देखो आगे जाओ तो मार्च में हमें बोला गया x से आगे। तो x से आगे अगर हम मार्च में जाएं तो x से आगे मार्च में जाने पे हमें गैप कितने का मिलेगा, मतलब x का मतलब जुलाई, और जुलाई से आप अगर -4 करेंगे तो आपको मंथ कौन सा मिलेगा, मार्च मिलेगा। एंड सिमिलरली मार्च से अगर आप अक्टूबर जाते हो तो आपको गैप मिलेगा -5 का। और अक्टूबर से अगर आप -6 करेंगे, अक्टूबर से अगर आप यहाँ पे -6 करेंगे तो आपको यहाँ पे मंथ कौन सा मिलेगा, आपको अक्टूबर से -6 प्रीवियस 6 मंथ पहले अगर आप जाओगे तो आपको मंथ मिल जाएगा अप्रैल। सो आंसर विल बी एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, जुलाई, एंड वाई के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, अप्रैल। सो जुलाई एंड अप्रैल विल बी द आंसर। देखो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो सब लोग अपने अपने आंसर की मैच करते चलना। आई होप सो कि रीजनिंग का पार्ट आप सबने किया होगा अच्छे से, काफ़ी इजी पेपर था। तो आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन सब लोग मैच करते चलेंगे अपने साथ। सो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। सो इट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड क्यूब। अब क्यूब का क्वेश्चन ये है, देखो क्यूब भी हर बार की तरह ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन क्यूब से पूछा जाता रहा है रीजनिंग में, वी नो दैट। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल इट्स surface, all its faces, okay, and after that the cube is then cut into 60 smaller but equal pieces by making the minimum number of cuts, okay, minimum number of cuts, then which of the following statements are correct। हमें ये चेक करना है कि कितने कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। अब एक बात समझो, हमें जब भी कट्स लगाने होते हैं ना, तो अगर हम एक साइड पे 2 कट लगाते हैं तो हमें 3 पीसेस मिलते हैं, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे 3 कट लगाओगे तो आपको कितने पीसेस मिलेंगे, 4 पीसेस मिलेंगे, करेक्ट। तो नंबर ऑफ कट आप जितने लगाते हो उससे पीसेस हमेशा एक एक्स्ट्रा मिलता है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स हमने एक्स लगाया तो पीसेस कितने मिलेंगे, पीसेस हमें ऑलवेज x+1 मिलेंगे। तो जितने कट होते हैं उससे एक ज़्यादा पीस मिलता है सिंगल साइड से, और जितने नंबर ऑफ पीसेस होंगे उससे कम कट लगाना पड़ेगा, ये हमें पता है। तो हमें बोला गया कि देखो यहाँ मिनिमम 60 स्मॉलर पीसेस हमें इक्वल साइज के कट करने हैं। सो दैट ये होने के लिए द मिनिमम नंबर ऑफ कट शुड बी 9। ये मिनिमम, ऐसा होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कट्स 9 करना पड़ेगा हमें। अब देखो एक बात समझो, जब भी आप कट लगाओगे ना, अगर ये आपको 60 करने हैं मिनिमम, अगर आपको 60 इक्वल स्मॉलर पीसेस में कट करना है
तो यहाँ पे देखो, अगर हम पीसेस की बात करें, हमने अगर x नंबर ऑफ कट्स लगाया तो पीसेस कितने होंगे, x+1। तो वन साइड से पीसेस कितने निकलेंगे, x+1। सेकेंड साइड से पीसेस कितने निकलेंगे, y+1। एंड थर्ड साइड से पीसेस कितने निकलेंगे, z+1। और इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा, 60 होगा। हमें पता है x इंटू वाई इंटू जेड, तीनों डायमेंशंस का अगर आप नंबर ऑफ पीसेस मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स वाई जेड, अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कट्स की बात हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ कट्स की बात करेंगे तो एक्स वाई जेड फॉलो करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ पीसेस क्या हो जाएंगे, उससे एक एक्स्ट्रा। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पीसेस लिखा है, वन साइड से x+1, सेकेंड साइड से y+1 एंड थर्ड साइड से z+1, वेयर x y z आर द नंबर ऑफ कट्स ऑन ईच ऑफ द साइड्स इन अ क्यूब। सो हमने ये कट किया और इसका वैल्यू अगर 60 मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से अगर आप चेक करो तो 60 कैसे मिल सकता है, हमें बताओ। हम अगर यहाँ पे 3 4 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। ये रिजल्ट हमें 60 मिल रहा है। ओके, सो अगर हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस की बात की कि यहाँ पे 60 पीसेस हमें मिल रहे हैं, तो इसके लिए द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप इसका सम करें 3 + 4 + 5, तो ये हमारे मिनिमम नंबर ऑफ कट्स हैं। और ये सम कितना देगा, यहाँ पे देखो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स यहाँ से नहीं, अगर आप इसको ऐसे करें, ये तो नंबर ऑफ पीसेस हैं। तो नंबर ऑफ पीसेस अगर हमारे पास 3 4 5 के टर्म में आए तो नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाएंगे। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाएंगे, देन कट शुड बी इक्वल टू 2 3 एंड 4, क्योंकि ये तो हमारे पीसेस है ना, पीसेस का सम 60 था, तो कट्स कितने होंगे, एक कम होंगे। सो हर एक साइड से कट हम कितने लगाएंगे, 2 3 एंड 4, और इसका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अगर हमें सम, अगर नंबर ऑफ पीसेस 60 करना है तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कट शुड बी 9, ये बोलना बिल्कुल करेक्ट है। सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अगर हम स्टेटमेंट 2 को चेक करेंगे कि द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6। अब देखो, अब हमें ये पकड़ना है कि नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस जिसका कोई भी फेस पेंट नहीं होगा, और कोई भी फेस पेंट नहीं होता है वो पीसेस कहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल इनसाइड पार्ट से निकलते हैं। अगर हम ऐसे कट लगा रहे हैं तो इसके बिल्कुल इनसाइड पार्ट, वो पार्ट जो कि बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं था, अगर बिल्कुल इनसाइड पार्ट से आप पीसेस को निकालेंगे तो उनका एक भी फेस पेंटेड नहीं हो पाएगा। और हमें यहाँ पे यही बोला गया कि द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6। ऐसे स्मॉलर पीसेस का नंबर 6 मिलेगा हमें, जो जिनका कोई भी फेस पेंट नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी बोलना एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब ये करेक्ट कैसे है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस की बात करें जिनका कोई भी फेस पेंट नहीं हो पाएगा, तो ये पीसेस कितने होंगे, यहाँ पे 2 - 1 इंटू 3 - 1 इंटू 4 - 1। आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये, इसका रिजल्ट आपको कितना देगा, इसका सम आपको आ जाएगा 6। सो एब्सोल्युटली ये करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट्स व्हाई option number C will be the answer. Both 1 and 2 are correct, so that's why option C will be the answer. Okay, चलो, hope so clear. Moving on to the next question. अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, चलिए, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। काफ़ी इजी और ट्रिकी क्वेश्चन था ये, इसके लिए आपको कैलकुलेशंस ठीक करने पड़ेंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अपना कैलकुलेशन ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेशन ठीक नहीं करेंगे तो फिर स्किप हो जाएगा। बिकॉज देखो यहाँ पे लॉजिक क्या था, अगर आप देखो कि 7 × 24, 7 × 24 यहाँ पे 25 लिखा गया, 12 × 16 यहाँ पे 20 लिखा गया। ओके, देन 16 × 63 हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न फॉलो करें ना, तो यहाँ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखो, इट इज गोइंग a² + b² = c²। इस फॉर्मूला पे यहाँ पे सेट किया गया है इस क्वेश्चन का लॉजिक। तो अगर आप फर्स्ट पैटर्न को देखें, 7² + 24 का स्क्वायर, इट विल गिव यू 25 का स्क्वायर, आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली 12² एंड प्लस 16², इट विल गिव यू 20 का स्क्वायर, ये आएगा ही आएगा। देन जस्ट लाइक दैट अगर हम चेक करें, 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, देन इट विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 65 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 65 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस। अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इजी होता है। ओके, होप सो क्लियर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, रिपीटेड सीरीज का ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम रिपीटेड सीरीज, और हम यहाँ पे कैसे ऑपरेट करेंगे देखो। रिपीटेड सीरीज का ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो मैंने आप सभी को बताया था एक चीज़ कि जब भी, मैंने अपने क्लासेस में भी बताया था कि जब भी यहाँ पे रिपीटेड सीरीज में हमें क्या करना होता है, जस्ट फिल इन द ब्लैंक करना है। ये जो ब्लैंक स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, हमें ये सूटेबल अल्फ़ाबेट से फिल करना होता है, सो दैट एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमारा पैटर्न फॉलो हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे सीरीज में कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, और एज पर दैट हम एलिमेंट्स को काउंट करके उन्हें ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अगर 12 एलिमेंट होते हैं तो या तो 3 का ग्रुप या 4 का ग्रुप करते हैं। 15 होते हैं तो 3 का ग्रुप या 5 का ग्रुप करते हैं। 16 होते हैं तो 4 का ग्रुप करते हैं। 18 होते हैं तो 6 का ग्रुपिंग और 3 का ग्रुपिंग करते हैं। ओके, सो जस्ट लाइक दैट हम एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सो दैट एक मीनिंगफुल सीक्वेंस मिल सके। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देयर आर टोटल 18 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अगर 18 होंगे तो पहले मैंने क्या लिखा, पहले 6 का ग्रुपिंग करोगे आप। ओके, तो 6 का ग्रुपिंग अगर हम करते हैं तो देखो यहाँ पे 3 4 5 6, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पे अगेन 6 हो गए, और यहाँ पे भी 6 हो गए। तो हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया, 6 एलिमेंट्स के ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद आप देखो कि पैटर्न कई तरह के फॉलो होते हैं, जैसे हर एक ग्रुप का एलिमेंट सेम हो सकता है, ऑल्टरनेट ग्रुप का एलिमेंट सेम हो सकता है। ओके, सो ऐसे करके हम पैटर्न वन बाय वन फॉलो करें अगर, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करके बाकी एलिमेंट्स को पुट करो, देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे बी है, तो यहाँ अगर मैं सेकंड पोजीशन पे बी को पुट कर दूं, तो ये पैटर्न क्या बन रहा है, ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी का पैटर्न बन रहा है। अब ये सेम पैटर्न यहाँ पे बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे बी पुट कर दूं, तो ए डबल बी, और यहाँ पे अगर सी पुट कर दूं तो ट्रिपल सी यहाँ भी हो जाएगा, राइट। तो ए डबल बी ट्रिपल सी यहाँ भी फॉलो हो रहा है। और अगर मैं सेम पैटर्न फॉलो यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं ए पुट करूँ तो ए डबल बी, और यहाँ सी पुट करूँ तो ट्रिपल सी हो जाएगा। सो ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी रिपीटेड, ये कंटिन्यू ऐसे रिपीट हुआ है। और इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या पुट किया, हमने पुट किया बी सी बी ए सी। तो जरा देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, बी सी बी ए सी कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली आवर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर एवरीवन, सबको क्लियर हो रहा है। चलो, आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, चलिए, नंबर सीरीज का ये प्रॉब्लम है, और नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हम कैसे ऑपरेट करते हैं आप सभी को पता है। यहाँ पे नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे x फाइंड करना है हमें। ओके, वी हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर x। मिसिंग नंबर x का पैटर्न क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, कई तरह के पैटर्न फॉलो होते हैं नंबर सीरीज में। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये कैसे फॉलो होगा देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये कैसे फॉलो होगा देखते हैं। सी, देखिए, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट।
ओके, सो इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा देखो, यहाँ पे अगर 24 से हम x पे लेके जाएं तो इट इज गोइंग इनटू 0.5। जस्ट अ मिनट। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज व्हाट शुड वी नीड टू डू, यहाँ पे जो लॉजिक होगा वो क्या होगा, सी एवरीवन, यहाँ पे जो लॉजिक होगा आप बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे 24 से x का लॉजिक देखें तो अगर हम ये तो हमें समझ में नहीं आएगा कि लॉजिक क्या है, बट अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करें तो 12 से 18 क्या होगा देखो, इंटू 1.5 हम कर सकते हैं। ओके, 12 का 1.5 टाइम्स करोगे, अब 1.5 करने का मतलब क्या, 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 12 में उसका हाफ वैल्यू ऐड कर दो, तो 12 प्लस 6 कितना होगा, 18 हो जाएगा। अब 18 से 36 देखो डबल जा रहा है, 18 में इंटू टू करेंगे तो 36 मिलेगा। तो सिमिलरली 36 में इंटू 2.5 करो, 2.5 करने का मतलब क्या, पहले 36 को आप डबल करो 72 हो जाएगा, और 0.5 मतलब 36 का हाफ 18 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 72 प्लस 18 इट विल गिव 90, करेक्ट। तो हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 1 टाइम होना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इंटू 0.5 होना पड़ेगा। ये जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, 24 का इंटू 0.5 मतलब हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, और 12 में इंटू 1 करने पे भी क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। सो दैट मीन्स हमारा जो मिसिंग नंबर x होगा ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये डुएबल था। ओके, होप सो क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन अगेन फ्रॉम द नंबर सिस्टम। ये क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम से आया है, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। व्हाट इज x इन द सीक्वेंस, यू हैव टू फाइंड कि x क्या होगा अगेन सीक्वेंस से। तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें, अगर हम पैटर्न देखें यहाँ पे तो हमें पैटर्न क्या मिलेगा, ये प्राइम नंबर के एडिशन के बेसिस पे जा रहा है सीरीज। देखो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, +2 ऐड हुआ है, फर्स्ट केस में क्या ऐड हुआ है, +2 ऐड हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, +3 ऐड हुआ है। फिर यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 6 से 11 +5 ऐड हुआ है। 11 से 18 कितना ऐड होगा, +7 ऐड होगा। तो अब देखो ये प्राइम नंबर का पैटर्न जा रहा है, 2 3 5 7, तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 11। सो 11, 18 प्लस 11 करेंगे तो कितना होना चाहिए, x का वैल्यू 29 होना चाहिए। आप क्रॉस चेक कर लो, 29 में नेक्स्ट प्राइम नंबर +13 करोगे तो कितना 42 मिलेगा क्या, डेफिनेटली मिलेगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 29, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी 29 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए होप सो क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते जाएंगे सभी आराम से, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। अब ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ओके। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमें क्या करना होता है, वी जस्ट नीड टू फॉलो द ऑप्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में देखो सभी, कि P इक्वल टू प्लस, P का मतलब प्लस होगा, Q का मतलब माइनस होगा, R का मतलब इनटू होगा, S का मतलब डिवीजन होगा। देन इंसर्ट द प्रॉपर नोटेशंस बिटवीन द सक्सेसिव नंबर्स इन द इक्वेशन दिस। हमें इस इक्वेशन में सक्सेसिव नंबर्स नोटेशंस पुट करना है, तो 60 15 3 20 एंड 4 इनके बीच का जो गैप है हमें यहाँ पे सूटेबल नोटेशंस पुट करने हैं एज पर दी ऑप्शंस, एंड ये इसका रिजल्ट मिलना चाहिए इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS 20। रिजल्ट हमारा 20 आना चाहिए। तो हम कैसे कैसे पुट करेंगे देखते हैं, चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज SPRQ। SPRQ अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें तो इसी सीक्वेंस में आप पुट करोगे, फर्स्ट विल बी एस, एस के जगह पे क्या सिंबल पुट करना है हमें, डिवीजन। नेक्स्ट विल बी पी, पी के जगह पे क्या पुट करेंगे, प्लस। नेक्स्ट विल बी आर, आर के जगह इनटू, एंड नेक्स्ट विल बी क्यू, क्यू के जगह हम माइनस पुट करेंगे। ओके, तो हमने ऐसा पुट कर दिया, एंड ये पुट कर दिया आपने। अब चेक करो अकॉर्डिंग टू बोडमस रूल, बोडमस के अकॉर्डिंग आप चेक करो कि आपका रिजल्ट 20 आ रहा है कि नहीं। ओके, तो बोडमस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवीजन करते हैं, तो 60 बाई 15 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो 4 प्लस ये हो जाएगा 60 एंड माइनस 4, तो 60 माइनस 4 कितना हो जाएगा 56, एंड 56 प्लस यहाँ पे अगर हम 4 करें तो ये रिजल्ट 20 नहीं आएगा, और रिजल्ट 20 नहीं आया मतलब ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। ओके, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन ए कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन बी हम चेक करते हैं। चलो, ऑप्शन बी में हमने क्या पुट करना है, यहाँ से मैं इनको रिमूव कर देता हूँ पहले, जस्ट अ मिनट। इनको ऑप्शंस को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग हमें इस बार पुट करना है क्यू आर पी एस। तो पहले हम क्यू का सिंबल पुट करेंगे, दैट इज माइनस, फिर आर का सिंबल पुट करेंगे, दैट इज इनटू, फिर पी का सिंबल दैट इज प्लस, एंड फिर एस का सिंबल दैट इज डिवीजन। अब चेक करो बोडमस के अकॉर्डिंग, जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पहले डिवीजन हमें करना होता है। सो 20/4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये 45 हो जाएगा। तो 60 माइनस 45 एंड प्लस ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, इट विल गिव -20, सॉरी -40, एंड -40 प्लस 60 कितना आएगा, ये +20 आ जाएगा रिजल्ट में, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS 20। सो बिल्कुल ये इक्वेशन बैलेंस कर दे रहा है ये पुट करने से। ऑप्शन नंबर बी बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज डेफिनेटली इज द राइट आंसर। तो आपको वन बाय वन हिट एंड ट्रायल करके ऑप्शन वाइज चेक करना होता है। ये टॉपिक बेसिकली आपके टाइम को वेस्ट कराने के लिए दिया जाता है, तो आपका जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा आप उतना इजीली कर पाओगे। ओके, होप सो क्लियर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, आप सबके सामने। चलिए, सो द क्वेश्चन इज व्हाट, सी, अब देखो ये एनालिटिकल रीजनिंग का एकमात्र क्वेश्चन ये पूछा गया था। नॉर्मली एवरी ईयर एनालिटिकल रीजनिंग से स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन या फिर कोर्स ऑफ एक्शन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इस बार कुछ भी नहीं दिया गया, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को छोड़ के एक सिंगल क्वेश्चन भी एनालिटिकल रीजनिंग से नहीं था। तो ये ओनली क्वेश्चन था जो हमें एनालिसिस करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा चलिए देखते हैं। देखो, अ मोबाइल फोन हैज बीन स्टोलन, ओके, एक मोबाइल फोन चोरी हो चुका है। सो देयर आर थ्री सस्पेक्ट्स पी क्यू एंड आर, दे वेर क्वेश्चन नोइंग दैट ओनली वन ऑफ देम इज गिल्टी। कोई एक ही गिल्टी है पी क्यू और आर में से, लेकिन क्वेश्चन ऑब्वियसली तीनों को किया गया। कोई एक ही गिल्टी है लेकिन क्वेश्चन ऑब्वियसली तीनों को किया गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो इसी एक लाइन में छुपा है, दे वेर क्वेश्चन नोइंग दैट ओनली वन ऑफ देम इज गिल्टी एंड देयर रिस्पॉन्सेज आर एज फॉलोज। तो इसी क्वेश्चन में हमारा, इसी लाइन में हमारा आंसर छुपा है। अगर आप ध्यान से देखो कि कोई एक गिल्टी है, कोई एक गिल्टी है, कौन है हम पता लगाएंगे, और क्वेश्चन हम तीनों से करेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एक गिल्टी है तो जो एक पर्सन गिल्टी है, जो एक पर्सन गिल्टी है, यहाँ पे ध्यान से समझना, जो पर्सन गिल्टी है ये अपना स्टेटमेंट क्या देगा, फॉल्स देगा। चोर कभी ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने चोरी किया है, कभी नहीं। तो जो गिल्टी पर्सन है जब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट देगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है। और बाकी दो लोग क्या करेंगे, बाकी दो लोग ट्रू स्टेटमेंट्स देंगे। बाकी दो लोग ट्रू स्टेटमेंट्स देंगे, और ट्रू स्टेटमेंट्स का मतलब ये भी होता है जो स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ठीक है, सूटेबल स्टेटमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो हमने तीन लोगों से क्वेश्चन पूछा जिसमें से दो लोग ट्रू स्टेटमेंट्स देंगे, सही जवाब देंगे, प्रोबेबली सही जवाब देंगे, और जो एक आदमी होगा वो ज़रूर फ़ॉल्स आंसर देगा, जो चोर है वो ज़रूर फ़ॉल्स आंसर देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। देखो, हमने तीनों से क्वेश्चन पूछा, तीनों ने अपना-अपना आंसर दिया। पी ने क्या बोला? पी ने बोला कि आई डिड नॉट स्टील। अब वन बाय वन हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे ना, आप किसी को कल्प्रिट मान लो। अगर हम पी को कल्प्रिट मानते हैं, अगर हम पी को कल्प्रिट मानते हैं यहाँ पे, तो पी ने, अगर हम पी को गिल्टी मान लेते हैं, पी को चोर मान लेते हैं, तो पी का स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, बाकी दोनों का स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, है ना। चलिए चेक करते हैं। पी ने बोला आई डिड नॉट स्टील। अगर पी चोर हुआ तो पी कह रहा है कि आई डिड नॉट स्टील। आई डिड नॉट स्टील ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। एंड पी ने इसके ऊपर से क्या बोल दिया, क्यू स्टोल इट। क्यू स्टोल इट उसने बोल दिया, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट उसने दिया। तो पी अगर गिल्टी है तो उसने दोनों स्टेटमेंट फॉल्स दिया है, ओके। एंड अगर हम क्यू और आर के स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे तो आर ने क्या बोला, आर ने बोला आई डिड नॉट स्टील। आर डिड नॉट स्टील, क्यू ने बोला कि आर डिड नॉट स्टील। क्यू ने बोला आर डिड नॉट स्टील, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। एंड ऑल्सो आई डिड नॉट स्टील, आई डिड नॉट स्टील ये भी ट्रू है। तो क्यू का दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, ठीक है। हम आते हैं इस पे। आर ने क्या बोला, आर ने ये बोला कि आई डिड नॉट स्टील। अगर पी गिल्टी है तो आर ने बोला आई डिड नॉट स्टील,
देखो ये भी तो ट्रू है। एंड इसने बोला आई डू नॉट नो हु डिड इट, इसे नहीं पता कि किसने किया है, ये भी प्रॉबेबली ट्रू है। तो अगर हम पी को गिल्टी मानते हैं तो पी का स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा, कि जो गिल्टी होगा उसी का स्टेटमेंट फॉल्स होगा। चोर कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी किया है, तो चोर हमेशा यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट देगा। गिल्टी पर्सन फॉल्स स्टेटमेंट देगा, बाकी के दो लोग करेक्ट स्टेटमेंट देंगे। जिन्होंने चोरी नहीं किया है वो क्यों झूठ बोलने जाएंगे, वो तो करेक्ट स्टेटमेंट देंगे। तो अगर हम पी को गिल्टी मानते हैं तो पी का स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो रहा है और बाकी दो लोगों के स्टेटमेंट ट्रू हो रहे हैं। तो ये केस हमारा वैलिड हो रहा है कि पी गिल्टी हो सकता है, पी गिल्टी हो सकता है, ये वैलिड हो रहा है। चलो अभी बाकी के केसेस भी हम चेक करेंगे एक बार। ओके, अब हम वन बाई वन हर एक को गिल्टी मानते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा केस ज़्यादा रेलिवेंट हो रहा है। चलिए, अगर हम क्यू को गिल्टी मानते हैं, अगर इस क्वेश्चन में हम क्यू को गिल्टी माने तो कंडीशन क्या होगा, देखो। अगर यहाँ पे ओके, अगर यहाँ पे क्यू गिल्टी होता है, अगर हम क्यू को गिल्टी मानते हैं, तो इन दैट केस क्यू का स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए और बाकी दोनों लोगों के स्टेटमेंट राइट होने चाहिए, तब जब क्यू गिल्टी होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर क्यू यहाँ पे चोर है, गिल्टी है, सो क्यू ने क्या बोला कि आर डिड नॉट स्टील। क्यू ने बोला कि आर डिड नॉट स्टील, देखो इसका स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, और इसने बोला आई डिड नॉट स्टील, ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट एक साथ कभी नहीं आ सकते, ये खुद में कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई क्यू तो गिल्टी नहीं हो सकता। ये सेकंड कंडीशन हम नहीं लेके चल सकते हैं। थर्ड कंडीशन अब देखते हैं। चलो, अगर हम आर को गिल्टी मानते हैं, अगर आर गिल्टी होगा तो क्या होगा, अगर आर गिल्टी हुआ तो आर रॉन्ग स्टेटमेंट देगा और बाकी दो लोग राइट स्टेटमेंट देंगे। तो आर ने क्या बोला, आई डिड नॉट स्टील, इसने पहले ही फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया कि आई डिड नॉट स्टील एंड आई डू नॉट नो हु डिड इट। आई डू नॉट नो हु डिड, देखो ये फॉल्स स्टेटमेंट इसने फिर से दिया। इसने बोला आई डिड नॉट स्टील, अगर ये गिल्टी हुआ तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और आई डू नॉट नो हु डिड इट, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो चलिए फिर, ये तो दोनों फॉल्स स्टेटमेंट हो रहा है, आर का स्टेटमेंट फॉल्स हुआ ये हमने मान लिया, लेकिन पी और क्यू दोनों करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, पी ने बोला आई डिड नॉट स्टील, सही है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और क्यू स्टोल इट, देखो क्यू ने, पी ने यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया कि क्यू स्टोल इट, क्योंकि इस कंडीशन में हम किसको गिल्टी मान रहे हैं, आर को मान रहे हैं। तो पी ने बता दिया कि क्यू स्टोल इट, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो ट्रू एंड फॉल्स फिर से कॉन्ट्रडिक्ट कर गए, तो ये भी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हुआ। दैट्स वाई क्यू और आर दोनों गिल्टी नहीं हो सकते, बिकॉज अगर हम इन दोनों को गिल्टी मानेंगे तो स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है एज पर द गिवन कंडीशन। तो दैट्स वाई डेफिनेटली कौन सा कंडीशन सबसे ज़्यादा सूटेबल है, फर्स्ट कंडीशन ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ पे पी को अगर हम गिल्टी माने तो बाकी दो लोगों के स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं। पी का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो गिल्टी है, और बाकी दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं अगर हम पी को गिल्टी माने तो। सो एज पर माई ओपिनियन, हु स्टोल द मोबाइल फोन, पी इज द गिल्टी, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों ने कैन नॉट बी कंक्लूडेड किया होगा एग्जाम में, तो आई थिंक उनका नेगेटिव मार्किंग होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए, होप सो क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्लड रिलेशन नाउ। ओके, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन हमारे सामने, तो क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए। P is the brother of Q and R। फैमिली ट्री बनाओ ब्लड रिलेशन के लिए। P is the brother of Q and R। ओके, चलो। S is R's mother। R की मदर कौन है, S है। T is P's father। P के फादर कौन है, T है। तो देखो P Q और R तो सिबलिंग्स हो गए, एक बात तो कंफर्म है। और अगर P Q R सिबलिंग्स हुए तो T और S फादर और मदर हुए, तो T और S आपस में कौन हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे। ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, सो टी इज पी इज फादर करेक्ट है। प्लस का मतलब मेल, माइनस का मतलब फीमेल। सो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू। अब इनमें से कितने स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू, इनमें से कितने स्टेटमेंट्स डेफिनेटली ट्रू है, हमें ये काउंट करना है। ठीक है, फर्स्ट वन, एस एन टी आर कपल, एस एन टी आर कपल डेफिनेटली ट्रू है, करेक्ट है। क्यू इज टी सन, देखो क्यू का जेंडर नहीं पता तो क्यू के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि सन होगा या डॉटर होगा, तो क्यू इज टी सन ये बोलना करेक्ट नहीं है। टी इज क्यूज फादर, टी इज क्यूज फादर डेफिनेटली करेक्ट। चलो, एस इज पीज मदर, एस पी की मदर होंगी डेफिनेटली करेक्ट।
आर इज टीज डॉटर, अगेन आर का जेंडर नहीं पता हमें, तो जिसका जेंडर नहीं पता होता उसके बारे में हम कंफर्म कुछ नहीं बता सकते। आर कैन बी सन और डॉटर बोथ, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो आर टी की डॉटर होगी, ये डेफिनेटली फॉलो नहीं हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज पी इज एस सन, पी एस के सन होंगे, ये डेफिनेटली फॉलो हो रहा है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? 4 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, ऑप्शन सी ओनली 4 विल बी द आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए, moving on to the next question. So this question is from data sufficiency and blood relation. डेटा सफिशिएंसी एंड ब्लड रिलेशन को मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलो, द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट का आंसर मिनिमम डेटास को यूज करके देना होता है, आप सभी को पता है। और क्वेश्चन क्या है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू का रिलेशन पी के साथ क्या होगा हमें ये बताना है। क्यू पी के रिस्पेक्ट में कौन होंगे ये बताना है, ठीक है। चलो, डेटा वन में क्या दिया है देखो, पी हैज टू सिस्टर्स, पी की दो सिस्टर्स है आर एंड एस, पी हैज टू सिस्टर्स आर एंड एस। चलो ठीक बात है। अब ओनली डेटा वन से आप आंसर कर सकते हो क्या कि क्यू पी के लिए कौन लगेंगे? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्यू यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो ओनली डेटा वन से तो आंसर आएगा नहीं। अब डेटा टू को आप चेक करो, जब डेटा टू को चेक करते हैं तो वन को भूल जाएंगे, वन को भूल के सिर्फ टू के बेसिस पे आंसर करने की कोशिश करो। एंड स्टेटमेंट टू इज, आर्स फादर इज द ब्रदर ऑफ क्यू, आर्स फादर, आर के फादर जो भी होंगे, दिस पर्सन इज द ब्रदर ऑफ क्यू, दिस पर्सन आर्स फादर इज द ब्रदर ऑफ क्यू। इस स्टेटमेंट से क्यू का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। और पी के बारे में भी कुछ नहीं पता है, तो क्यू पी के कौन लगेंगे ये ओनली स्टेटमेंट टू से हम नहीं बता सकते। ओके, तो वन से हम आंसर नहीं कर सकते, टू से हम आंसर नहीं कर सकते, तो इन दैट केस दोनों को मर्ज कर दो और दोनों को मिला के आंसर करने की कोशिश करो। आप जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों स्टेटमेंट्स को मर्ज करो। आर के फादर यहाँ पे जो भी होंगे वो कौन होंगे, क्यू के ब्रदर होंगे। और अगर ये पर्सन क्यू के ब्रदर होंगे तो क्यू पी के कौन लगेंगे, हमें ये बताना है कि क्यू यहाँ पे पी के कौन लगेंगे, ये बताना है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, तो क्या इसका डेफिनेट आंसर आएगा, क्यू फादर के भाई भी हो सकते हैं और फादर की सिस्टर भी हो सकती हैं। सो क्यू कैन बी द पैटर्नल अंकल और कैन बी द पैटर्नल आंटी ऑल्सो। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो क्यू पी के कौन लगेंगे ये हम कंफर्म आंसर नहीं कर सकते। तो दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के भी जब कंफर्म आंसर नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय इवन using any of the statements. So option D will be the right answer for this question. ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, डेटा सफिशिएंसी एंड ब्लड रिलेशन को मिला के पूछा गया क्वेश्चन। आई होप सो यहाँ तक सभी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग। ओके, सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया कोडिंग का, देखते हैं कैसे आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे कि नो इज कोडेड एज 210। अब नो को हम 210 कैसे आंसर करेंगे, एन का नंबर होता है 14, ओ का नंबर होता है 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 210, ठीक है। 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 210। सिमिलरली नॉट को हमने इतना लिखा 4200। अब देखो अगेन यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 15 इंटू 20, तो 14 इंटू 15 तो आपको ऑलरेडी पता है 210। इसमें 210 में आप जैसे ही 20 मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 4200, यू विल गेट 4200, ठीक है। सिमिलरली नोट के लिए इतना लिखा गया। अब नोट के लिए आपको एनओटी का तो पहले से मल्टीप्लिकेशन पता है 4200, 4200 में आप ई का प्लेस वैल्यू 5 मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट इजीली 21000। ओके, तो इन दैट सेम इन द सेम सीक्वेंस नोट्स को हम क्या लिखेंगे, नोट्स को हम क्या लिखेंगे, तो नोट्स में देखो हमारा नोट का तो रिजल्ट हमें पहले से पता है कि ये नोट का रिजल्ट कितना देगा हमें, ये देगा 21000। एंड इसमें एस का प्लेस वैल्यू आप 19 मल्टीप्लाई कर दो, तो अब जैसे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चेक करके देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है। देखो 21 इंटू 19, मैंने मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रिक बताया था आप सभी को, वन स्टेप में कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 9 1 जा 9, ये 18 प्लस 1 20 का 0 कैरी 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना 4, ये हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, यहाँ कुछ कैलकुलेशन। 9 1 जा 9, ये 9 2 जा 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19 का 9 कैरी 1 एंड 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 399। तो 399 और इसके साथ 000 आ जाएंगे,
तो ये 399 एंड 000, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, होप सो क्लियर यहाँ तक सभी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। बेसिकली इजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन था बस यहाँ पे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोडिंग अगेन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे? फ्रांस इज कोडेड एज 654321 एंड जर्मनी इज कोडेड एज दिस नंबर, देन हाउ इज यमन बी कोडेड? यमन का कोड हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा भी केयरफुली सॉल्व करें तो फ्रांस के लिए हमने कोड क्या लिखा है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रांस के लिए हमने कोड लिखा है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट के लिए बस कोई भी नंबर रैंडमली फिक्स कर दिया गया। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यमन के लिए देखो वाई के लिए नंबर क्या फिक्स किया गया, 7। तो वाई के लिए अगर हम 7 लिख दें यहाँ पे, ई का नंबर कितना है? देखो फ्रांस में ई का नंबर 1 है और जर्मनी में भी ई का नंबर कितना है? 1 है। तो ई के लिए यहाँ भी हम कितना लिखेंगे? 1, और यहाँ भी कितना लिखेंगे? 1। अच्छा, एम के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? फोर्थ नंबर 8 यूज हुआ है। सो एम के लिए हमने 8 लिख दिया। उसके बाद एन के लिए क्या यूज हुआ है? देखो फ्रांस में एन के लिए है यहाँ पे 3 और जर्मनी में भी एन के लिए है यहाँ पे 3। सो यहाँ भी एन के लिए हम क्या यूज करेंगे? 3। सो दिस विल बी द आंसर 71813। ऑप्शन में है क्या? डेफिनेटली है 71813। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो बहुत इजी बेसिक सा क्वेश्चन। होप सो क्लियर यहाँ तक सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग। In a certain code, if 64 is written as 343 and 64 को हमने लिख दिया 343 and 216 को हमने लिखा 729, तो इन द सेम लैंग्वेज 512 को हम लोग क्या लिखेंगे? ओके, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए कैसे काम करेंगे देखते हैं। 64 क्या होता है? 4 का क्यूब होता है क्या? एंड 343 क्या? 7 का क्यूब होता है। ओके, चलो 216 किसका? 6 का क्यूब होता है। 729 हमारा 9 का क्यूब होता है। स्क्वायर वैल्यूज, क्यूब वैल्यूज सभी को याद होने चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। स्क्वायर अप टू 30, क्यूब वैल्यूज अप टू 20 एंड टेबल अप टू 20, इतना मिनिमम याद होना चाहिए सभी को। मैं ऑलवेज बोलता रहा हूँ अपनी क्लासेस में। तो 8 512 क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब। तो हमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? देखो 4 6 8 है, यहाँ पे 7 9 और क्या हो जाएगा? 11 का क्यूब होना चाहिए। 4 और 7 में 3 का गैप, 6 और 9 में 3 का गैप, तो 8 और 11 में भी 3 का गैप हो जाएगा। ओके, सो दैट्स वाई 11 का क्यूब आप करोगे तो 1331 होता है 11 का क्यूब। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी हैज बीन द राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो काफ़ी बेसिक सिंपल क्वेश्चन। आई होप सो कि सब लोग क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिस इज फ्रॉम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ओके, सो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कैसे क्वेश्चन करेंगे? डायग्राम बनाएंगे पहले हम लोग। देर आर 7 places A B C D E F G in a city connected by various roads. Okay. Now the statement is A is 6 kilometers south of B. चलो डायग्राम बनाएंगे हम लोग। A is 6 किलोमीटर साउथ ऑफ B। A जो है वो B से 6 किलोमीटर साउथ में है। चलो, A is 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ C। A is also 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ C। ये 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ C है। चलिए, D is 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E। इसे साइड में लिख दो बिकॉज D और E का अभी कोई अता पता नहीं है। सो D is 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E। D जाएंगे E से 5 किलोमीटर ईस्ट में। चलो, C is 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D। C is 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D। तो C है यहाँ पे D से 6 किलोमीटर नॉर्थ में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अब D और E वाले पॉइंट को हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर D E से 5 किलोमीटर ईस्ट में है तो E कुछ यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज ये डिस्टेंस 5 होगा। करेक्ट, ये डिस्टेंस अगर 5 होगा तो ये भी ब्रेक करके हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि टोटल 10 है। सो नेक्स्ट वन, C is 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट इज F is 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B। F is 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B, दिस इज 9। ओके, F is 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। F is also 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G। अब ये समझने वाली बात है कि आप 12 किलोमीटर कितना बनाएंगे। अगर F G से 12 किलोमीटर नॉर्थ है तो G F से 12 किलोमीटर साउथ होगा, और अगर G F से 12 किलोमीटर साउथ में है तो G कुछ यहाँ पे हो जाएगा। देखो, बिकॉज ये डिस्टेंस 12 में से ये डिस्टेंस कितना है? 6, और नीचे वाला ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 6, बिकॉज ये C और D का डिस्टेंस 6 है।
तो 6 + 6 चल के हम जी पे पहुँच जाएँगे, मतलब जी जो है वो एग्ज़ैक्टली इस ईडी लाइन पे लाई करेगा। हम बोल सकते हैं ये बात। सो एफ इज़ 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, करेक्ट। नाउ अ पर्सन ट्रैवल्स फ्रॉम डी टू एफ थ्रू दीज़ रोड्स। अ पर्सन हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम डी टू एफ। डायग्राम हमने कंप्लीट बना लिया। अब एक पर्सन को डी टू एफ जाना है, तो डी टू एफ जाना है। डी टू एफ जाने के लिए उसके पास दो पैसेजेस हैं। सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन? ये पर्सन का डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? अब डी टू एफ जाने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं कि या तो वो इस ऑरेंज लाइन से होके जाएगा, तो यहाँ से देखो 6 + 10 + 6 + 9 कितना हो जाएगा? ये 16 + 6 22 एंड +9 कितना हो गया? 31 किलोमीटर हो गया, अगर वो डी सी ए बी एफ होके जाए तो। लेकिन अगर सेकंड पाथ से होके जाए तो डिस्टेंस कितना होगा? अगर हम देखें, अगर डी ई जी एफ के थ्रू जाए वो, तो 5 प्लस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरा? ये डिस्टेंस भी तो 5 है और ये डिस्टेंस 9 है। सो 10 + 9 19 एंड +12 19 + 12 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 31। अगेन 19 + 12 31। सो चाहे वो राइट से जाए या फिर लेफ्ट से जाए, उसका डिस्टेंस कवर्ड ऑलवेज सेम होगा, दैट इज 31 किलोमीटर। देखो ऑप्शन में है क्या? 31 किलोमीटर। ऑप्शन सी हैज़ बीन द राइट आंसर। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रॉम डायरेक्शन डिस्टेंस। आई होप सो कि सब लोग क्लियर यहाँ तक। सॉरी। सो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है यूपीएससी सी सैट प्रीलिम्स का, ठीक है। चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं। तो बताइए, यहाँ पे इनइक्वालिटी चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया और बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। हम लोग फर्स्ट चेक करते हैं रीच और सेकंड चेक करते हैं क्या? प्रायोरिटी। मैंने बताया था आप सभी को, ठीक है। तो रीच सबसे पहले देखो, आपको स्टेटमेंट दिया गया और बोला गया कि देन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई, मतलब कंक्लूजन क्या बनेगा? बी इज ग्रेटर देन ई। आपको ये चेक करना है। तो रीच कहाँ से कहाँ जाना है? बी टू ई जाना है हमें। और अगर हम बी टू ई जाते हैं तो कैसे जाएंगे बताओ? बी टू ई, देखो बी से ई जाने के लिए आपका रीच क्लियर होना चाहिए, और रीच आपको तभी क्लियर मिलेगा जब सारे सिंबल सेम डायरेक्शन में मिलेंगे। आप बी से सी तक जा सकते हो, लेकिन सी से आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ऑपोजिट सिंबल आ गया, गेट क्लोज हो गया। तो सी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब बी से ई का रीच हमें नहीं मिलेगा। और जब रीच ही नहीं मिला तो कहानी खत्म। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 हैज़ बिकेम रॉन्ग। बी टू ई ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलिए, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग। सेकंड चेक करेंगे, सेकंड अगेन स्टेटमेंट गिवन है, देन द कंक्लूजन इज एस इज ऑलवेज लेस देन वी। एस इज ऑलवेज लेस देन वी, दिस इज द कंक्लूजन। आपको ये चेक करना है। तो आप अगर इसे चेक करें तो बताओ कहाँ से कहाँ जाने को बोला जा रहा है? वी टू एस जाने को बोला जा रहा है। एरो का साइन किधर है? वी टू एस। तो वी टू एस अगर हम जाएंगे तो हमें ऐसे जाना है, वी टू एस। तो वी टू एस का देखो रीच मिल जाएगा, आप आराम से वी टू एस रीच कर सकते हैं, रीच हमारा क्लियर है। लेकिन उसके बाद हम चेक करते हैं प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होता है? मैंने क्लास में भी बताया था, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एंड इक्वल टू। ये फर्स्ट सिंबल होगा, ये सेकंड सिंबल होगा और ये थर्ड सिंबल होगा। सिमिलरली लेस दैन इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये प्रायोरिटी देने का सिंबल्स होगा हमारा। तो V से S हमारा रीच तो मिल गया। नेक्स्ट वी विल चेक द प्रायोरिटी। और V से S के बीच में कौन कौन से सिंबल्स आ रहे हैं? 3 नंबर सिंबल एंड 2 नंबर सिंबल दोनों आ रहा है। देखो 3 नंबर सिंबल एंड 2 नंबर सिंबल दोनों आ रहा है। तो 3 एंड 2 में प्रायोरिटी क्या होना चाहिए था? 2 नंबर सिंबल को हम प्रायोरिटी देते। दैट मीन्स अगर ये ऐसा लिखा होता कि S लेस देन इक्वल टू V, तब ये बिल्कुल करेक्ट होता, क्योंकि S और V का रिलेशन लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो S डेफिनेटली V से छोटा होगा, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते। दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो बिकेम रॉन्ग। सो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ बिकेम रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? नीदर वन नॉर टू। ऑप्शन नंबर डी हैज बिकेम द आंसर। ओके, चलिए, होप सो क्लियर सभी यहाँ तक। तो ये हमारा रीजनिंग का डिस्कशन था। ये सारे क्वेश्चंस हमने रीजनिंग के डिस्कस किया यहाँ तक। आज जो पेपर हुआ था 2025 सीसैट के प्रीलिम्स का पेपर, इसमें रीजनिंग के हर क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, दैट्स वाई 2 पार्ट में बनाना पड़ रहा है आप सभी के लिए। सो ये हमारा पार्ट 1 रीजनिंग का क्वेश्चन था कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें एप्टीट्यूड मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को मैं इन डिटेल आंसर की और डिटेल सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करूंगा। सो स्टे ट्यून, सभी कनेक्टेड रहना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, सभी शेयर कर देना वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट्स में, फ्रेंड्स में।
और जो भी डाउट हो आप कॉन्टैक्ट्स कमेंट्स कर सकते हैं वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। ओके, सो आई होप सो कि ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो था, सबको अच्छा लगा हो। सो अपना सपोर्ट, अपने ब्लेसिंग सभी बनाए रखना इस तरह से। और इसी तरह से अगर आपको अच्छा लगा वीडियोस तो मैं टाइम टू टाइम अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर के आऊँगा, पीवाईक्यूज डिस्कशन और अलग अलग अपडेट्स मैं लेकर के आऊँगा यूट्यूब पे। सो ये फर्स्ट वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अपने फीडबैक, अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। जो भी लगा हो, अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो, आप फीडबैक में कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो कि सभी को पसंद आया हो वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट एप्टीट्यूड का बहुत जल्द अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड एवरीवन। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू ऑल।